हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीवी ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 माइनर 1 हिस्ट्री पेपर। और आज का जो प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, ठीक है ना। जो हमारे प्राचीन भारत में जो इतिहास के स्रोत है, जिससे हमें इतिहास को जानने को मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, आज हम उन सभी बिंदुओं को देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इतिहास तो हमें किताबों से मिलता है। जो हम अभी हम कहाँ से इतिहास को जानते हैं दोस्तों? किताबों में हमें पढ़ने को मिलता है। फिर ये स्रोत क्या है? तो ये स्रोत क्या है? हाँ, जब हम किताब से जान रहे हैं तो स्रोत क्या है? तो बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर हमें किसी पुराने समय के बारे में जानना है तो हमारे पास उस समय के लोगों की छोड़ी हुई कुछ चीज़ें, लिखे हुए ग्रंथ, सिक्के, इमारतें, शिलालेख और यात्रियों के विवरण मिलते हैं। अगर हमें पुराने ज़माने इतिहास को जानना है तो उसमें जो पुराने लोगों ने जो जो छोड़ा है, क्या क्या छोड़ा, ग्रंथ छोड़े हैं, सिक्के छोड़े, इमारत छोड़े, शिलालेख जो पत्थर पे कुछ लिखे हुए छोड़े, और जो विदेशी यात्री आते थे और उन्होंने क्या क्या बताया, उन्हीं से हमें उन्हें इतिहास का जो वर्णन मिलता है और उन्होंने जो वर्णन किया उसे हम जानते हैं। इन्हीं के आधार पर इतिहासकार यह पता लगाते हैं कि उस समय समाज में कैसा था, लोग कैसे रहते थे, राजा कौन था, प्रशासन कैसा था और आर्थिक तथा धार्मिक जीवन जीवन कैसा था। तो अब जो अभी इतिहासकार है, जो इतिहास को रिसर्च करते हैं, तो वैसा ही जो उन्होंने जो छोड़ा उसे पढ़कर वो बताते कि उसमें समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उसमें राजा कौन था और प्रशासन वहाँ कैसे चलती थी। इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं इतिहास के स्रोत, और इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इतिहास के स्रोत। आज की पूरी क्लास में हम समझेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। और हम आज की इतिहास आज के क्लास में समझेंगे कि जो प्रमुख भारतीय इतिहास में जो स्रोत है वो क्या क्या है और कहाँ कहाँ से मिले थे, कौन कौन दिए थे, सभी को जानेंगे। ठीक है, पहला है साहित्य का स्रोत। साहित्य का मतलब रहता है यहाँ पे धर्म से, ठीक है ना। साहित्य का स्रोत का मतलब है, साहित्यिक स्रोत का मतलब है ऐसे लिखित स्रोत जिन्हें हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और जो जो प्राचीन भारत की जानकारी में मिलती है उसे हम साहित्य का स्रोत कहते हैं। इनके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, धार्मिक है, ठीक है ना। पहले धार्मिक, जो धर्म से आधारित था, ठीक है। इसमें सबसे पहले वेद आता है। वेद, चार प्रकार का वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेद जो है पुराने जमाने में लिखा गया था, वो भी तो स्रोत ही है ना। हमें वैदिक काल के समाज, धर्म, राजनीति और जो वैदिक काल, अब वैदिक काल का हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? वेद से मिलता है। उसमें समाज कैसा था, धर्म कैसा था, वहाँ राजनीतिक जीवन कैसा था और आर्थिक गतिविधियाँ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इन वेदों से मिलती है, चार वेद से, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्म ग्रंथ है, अरण्य है और उपनिषद है। और दोस्तों इसके अलावा, वेद के अलावा क्या है? ब्रह्म ग्रंथ और अरण्य और उपनिषद भी है, ठीक है। और बाद में फिर जब वेद काल खत्म होता है उसके बाद हमें क्या मिलता है? रामायण जैसे और महाभारत जैसे। रामायण में हमें राम भगवान का यात्रा के बारे में मिलता है। महाभारत में जो कृष्ण भगवान जी ने हमें हमारा धर्म को कैसे स्थापना किया था उसकी जानकारी मिलती है। जैसे महाकाव्य भी प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति को समझने में मदद करती है। और यही सब जो है सो हमारे प्राचीन संस्कृति को समझने में मदद करती है। अब दोस्तों ये हिंदू धर्म से भी था, अब हम बौद्ध धर्म से थोड़ा समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथ भी इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे त्रिपिटक, ठीक है ना। जो बौद्ध धर्म का एक किताब होगा त्रिपिटक, मुझे तो इसके बारे में नहीं ज़्यादा पता, उसमें भी बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया। इनमें हमें बौद्ध का समय समाज जो इस बुक में है उसमें बताया गया कि बौद्ध के समय में जो समाज कैसा था, उसमें धर्म कैसा था, और उसमें भी राजनीतिक परिस्थितियां और तत्कालीन राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब जैन साहित्य, अब जैन साहित्य, ठीक है। जैन धर्म के ग्रंथों से भी हमें प्राचीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और जैन में भी सेम है कि उसमें प्राचीन भारत में धार्मिक कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। इसलिए अगर परीक्षा में पूछा जाए धार्मिक साहित्य का से क्या जानकारी मिलती है तो आप लिख सकते हैं, धार्मिक साहित्य हमें प्राचीन भारत के धर्म, समाज, विचारधारा और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। दोस्तों आप देखिए, उतना पढ़े, अगर आप उसके बातों को ध्यान है तो बस आप ना एक लाइन को याद कर लिए कि हमें जो धार्मिक है, धार्मिक जो साहित्य है उससे क्या क्या मिलता है? धर्म का पता चलता है, समाज का, विचारधारा की उसमें विचार कैसे था, और सांस्कृतिक जीवन। बस अब चारों धर्मों को आप अपने हिसाब से इन्हीं इन्हीं बातों से जोड़ सकते हो। अब है दोस्तों लौकिक साहित्य, ठीक है। दूसरा है लौकिक साहित्य। इसका मतलब ऐसा ग्रंथ जो सीधे धार्मिक विषय पर आधारित नहीं है। अब वो सब जो पहले तो था सो सारा धार्मिक था, और इसमें क्या है, ये धार्मिक नहीं होता। इसमें कोई व्यक्ति, विशेष व्यक्ति लिखता था, अपना बुक लिखता था और बताता था कि इसमें कैसा चलता है। इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चाणक्य कौटिल्य था, उसका जो गुरु थे, उसका जो अर्थशास्त्र, उसने जो बुक लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन प्रशासन, और जो मौर्यकालीन प्रशासन हमने मेजर पेपर में पढ़ा था, जो मौर्यकालीन का प्रशासन कैसे था वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक में, उसमें शासन व्यवस्था कैसा था, उसमें टैक्सेशन कैसा था, अर्थव्यवस्था, सेना और राजा के कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक से। इसी तरह कलहन की राज तरंगिनी भी महत्वपूर्ण है, और जो कलहन की राज तरंगिनी है वह भी बुक बहुत महत्वपूर्ण है।
राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं और वहाँ के इतिहास का वर्णन मिलता है। और इस बुक में दोस्तों कश्मीर का राजा जो वहाँ कैसा था और उसका इतिहास कैसा था उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न संस्कृत ग्रंथ, नाटक, ऐतिहासिक रचनाएं भी हमें तत्कालीन समाज और संस्कृति को समझाने में मदद मिलती है। और विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, ये संस्कृत ग्रंथ वो भी बताते हैं कि उस समय का लोग कैसा, इतिहास कैसा था। अब दोस्तों तीसरा है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। इसमें आसान भाषा में समझिए, जो चीज़ हमें जीवन के अंदर खुदाई मतलब सॉरी ज़मीन के अंदर खुदाई करने के बाद पुराना स्थान पर मिलता है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। जैसे हमें क्या था, मोहनजोदड़ो समय हमें क्या-क्या मिला था, जब ज़मीन खोद के मिला था, वहाँ कंकाल मिले थे, बड़े-बड़े घर भी मिले थे, ईंटा मिला था, वही है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। जैसे पुराने मकान मिले थे, नगरों का अवशेष मिला था, मूर्तियाँ मिली थी, मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार, आभूषण, मुहरें, फिर कब्रें भी मिले थे और स्तूप और मंदिर भी मिले थे। ये हमें सब कहाँ पे पुरातात्विक स्रोत में मिलेगा। इनमें क्या है, इनमें हमें उस समय का लोगों रहना सहन खान पान व्यापार तकनीक और कला के बारे में जानकारी मिलती है। और इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है कि उन लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे व्यापार करते थे, और उसकी तकनीकी कितनी उपलब्ध थी। अभी के हिसाब से थोड़ी तो नीचे ही थी, लेकिन उसमें की तकनीकी वो कैसे काम करते थे, लोहा का कैसे कितना यूज करते थे, ऐसा। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें बहुत बड़ी बड़ी जानकारी खुदाई से प्राप्त हुई। और जो हड़प्पा सभ्यता था वो सिर्फ खुदाई से उसकी सारी जानकारी प्राप्त हुई थी, ठीक है। हड़प्पा, उसके बाद और भी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा जैसे स्थान मिले नगरों का अवशेष बताते हैं। और ये सब ना नगरों का अवशेष जब खुदाई मिला तो इन्हें पता चलता है कि ये सब बहुत बड़े बड़े नगर थे। उस समय नगर निगम जो नगर निर्माण कितना विकसित था। और इन सभी से क्या पता चलता है कि उस समय जो नगर मतलब निर्माण था कि नगर कितना बड़ा था। अभी तो शहर होते, उसमें नगर हुआ करते थे, उसमें कैसा था, उसमें नगर कितने तकनीकी उपलब्ध थे वहाँ पे। इसलिए पुरातात्विक स्रोत प्राचीन इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पुरातात्विक स्रोत है वो हमें कहाँ से पता चलती है, प्राचीन इतिहास से पता चलता है। अभी तो सब करंट में चल रहा है, तो पुरातत्विक जो पुरातात्विक स्रोत जानना है तो हमें प्राचीन इतिहास के सभी जगहों को देखना पड़ता है। और उसी से पता चला कि मोहनजोदड़ो सब जब खुदाई हुई तो वहाँ से हमें उन सभी अवशेषों को प्राप्त किया। अब है अभिलेख या शिलालेख। अभिलेख का मतलब है पत्थर, धातु, स्तंभ या किसी दूसरे कठोर वस्तु पर लिखा हुआ लेख। मतलब अभिलेख का क्या मतलब है, पत्थर और धातु और स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है पिलर। पिलर जैसे अशोक ने अभिलेख बनाए थे, तो उसमें जो कुछ पहले से राजाओं ने खुदवा देता था, उसमें लिख देता था अपनी भाषाओं में, तो उसी को हम अभिलेख या शिलालेख कहते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक है। और जब प्राचीन भारत में हम जानते हैं अशोक के अभिलेख बहुत मतलब कितने अभिलेख थे आप कमेंट में बताएं, ठीक है। अशोक जो अपने अभिलेखों में बहुत सारे खुदाई करवाई थे। अशोक ने अपने विचार, प्रशासन और धर्म की संबंधी बातों का शिलालेख और स्तंभों पर लिखवाया था। और जो अशोक का अपना विचार था और अपना प्रशासन था और जो धर्म उसका जो विचारधारा, धर्म जो विचारधारा था, उन सभी को कहाँ पे लिखवाया था, शिलाओं पर और स्तंभों पर। इन अभिलेखों से हमें अशोक का शासन, उसके धर्म और प्रशासन के बारे में सीधे जानकारी मिलती है। और जो उसने लिखवाया था उससे हमें क्या क्या पता चलता है, उसका शासन कैसे करता था, धर्म और प्रशासन से हमें जानकारी मिलती है। अभिलेखों का खास बात क्या था कि यह कोई हमें मतलब उस समय का प्रत्यक्ष जानकारी देता है। मतलब जो उस समय ना उसमें जो चलता था वही जो ना अभिलेख हमें तुरंत जानकारी देता है। वहाँ से पढ़ने को पता चलता है कि उसमें यही सब चल रहा था, प्रत्यक्ष जानकारी, ठीक है ना। इसलिए इतिहासकार के लिए अभिलेख बहुत भरोसेमंद स्रोत माने जाते हैं। और जो इतिहासकार बहुत बड़े बड़े इतिहासकार होते हैं उसी पे भरोसेमंद किस पे होता है, अभिलेख पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, ठीक है ना। अब है दोस्तों सिक्के। हम प्राचीन जानने के लिए, हम इतिहास के स्रोत जानने के लिए सिक्के भी तो हो सकते हैं कि उसमें क्या क्या था सिक्के में देखते हैं। आज हमें पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। ठीक उसी तरह प्राचीन समय में भी लेन देन के लिए अलग अलग प्रकार के सिक्के का इस्तेमाल होता था। और अभी भी हम पैसों से खरीदते हैं और प्राचीन समय भी सिक्के से वो लोग भी व्यापार करते थे। इन सिक्कों से हमें बहुत महत्वपूर्ण पता चलती है, बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है। व्यापार कितना विकसित था और क्या पैसों का लेन देन होता तो उसमें पता चलता था व्यापार कितना विकसित था। अर्थव्यवस्था कैसी थी, कौन कौन सा शासक कर रहा था उसमें, तो कौन सा शासक शासन कर रहा था उस समय पे, किन क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंध अच्छे थे। सिक्कों पर राजा का नाम, चित्र, प्रतीक या कोई धार्मिक चिन्ह भी मिलता था। और चित्र में जो सिक्के थे उसमें इन सभी चीज़ों इन्हीं को सभी को गुदवाया करता था कि उसमें राजा का नाम था, अपना फोटो दिलवा देता था, कुछ सिम्बॉल्स दिलवा देते थे। उदाहरण के लिए जो कुषाण शासन था और गुप्त काल के सिक्के, उस समय आर्थिक स्थिति और राजाओं की गतिविधियों को समझने की काफ़ी मदद मिलती है। और जो कुषाण शासन और गुप्त काल के जो सिक्के थे ना, उसमें वहाँ की आर्थिक स्थिति और जो गतिविधियाँ चलती थी राजाओं की गतिविधियाँ, वो हमें उससे पता चलती है। इसलिए सिक्के केवल पैसा नहीं थे बल्कि इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। और पुराने ज़माने के जो सिक्के थे वो उसी से हमें इतिहास को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन मिलता है, बनता है। अब स्मारक और स्थापत्य देखते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत की इमारतें भी इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे स्तूप, मंदिर, गुफाएं, मूर्तियां, चैत्य, विहार, स्तंभ।
इन सभी से हमें क्या प्राचीन के बारे में पता नहीं चलता कि उसमें डेवलपमेंट कैसा होता था, और उसमें के चित्रकार, मूर्तिकार, वो सब वो जो कैसे थे। इनमें हमें उस समय का कला, वास्तुकला, धर्म और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी से पता चलता है कि उसमें कला कितनी विकसित थी, वास्तुकला कितना विकसित था, धर्म किस प्रकार चलता था, और तकनीकी विकसित कितना था। उस समय तकनीकी बहुत अच्छे थे मूर्ति वगैरह के। उदाहरण के लिए सांची का स्तूप हमें बौद्ध धर्म और उस समय के स्थापत्य कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल देता है। और जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म के लिए है, ऐसे सब वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। तो उसमें पता चलता है कि इसमें का स्थापत्य कला था जो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। इसी तरह अजंता के एलोवेरा गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का शानदार जानकारी देता है। और जो मुंबई में अजंता और एलोवेरा गुफाएं हैं, उसमें अगर आप घूमने कहीं भी जाओगे तो उसमें देखोगे कि जो पहाड़ों को काट काट कर ना मूर्तियां बनाई गई है, तो उससे पता चलता है कि वहाँ की जो संस्कृति और शानदार जानकारी देती है कि उसमें कैसा था सो। अब विदेशी यात्रियों का विवरण देखते हैं दोस्तों, कि विदेशी यात्री जो आते थे वो क्या क्या बताते थे उस समय के। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में विदेशी यात्रियों का किताबें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब जो प्राचीन भारत में विदेशी लोग घूमने के लिए आते थे ना, तो वो कुछ किताबें भी लिखते थे, तो उनसे हमें जानकारी मिलती है। भारत आने वाले कई विदेशी यात्रियाँ यहाँ के समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन के बारे में लिखा। और जो भारत में आए बहुत सारे विदेशी, उन्होंने यहाँ के क्या क्या समाज के बारे में लिखा, प्रशासन के बारे में लिखा, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा। जैसे उदाहरण के लिए मैग्नेस्नीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में समय के भारत आया था। जो मैग्नेस्नीज जो इंडिका नामक बुक लिखा था, वो ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था। उसकी पुस्तक जो इंडिका है से हमें मौर्यकालीन समाज और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और जो मैग्नेस्नीज ने इंडिका बुक लिखा था, उससे ना हमें मौर्यकालीन, जो मौर्यकालीन जिसमें मौर्य शासन कर रहे थे, उस समय का समाज कैसा था और प्रशासन कैसा था, उसका जानकारी हमें इंडिका बुक में मिलती है। जो मैग्नेस्नीज एक विदेशी यात्री था, उसने लिखा था। बाद में फाहान और हैंसांग जैसे चीनी यात्री ने भी भारत की यात्रा की। और जो चीनी यात्री थे फाहांग और हैंसांग भी भारत आए थे। उनके विवरण में से हमें भारतीय समाज, शिक्षा, धर्म और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में मदद मिलती है। और जो फाहान और हेनसेन जो चीनी यात्री थे, उनके विवरण में क्या, उसमें भी भारतीय समाज और शिक्षा और धर्म और राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी वो उनसे पता चलता है। लेकिन एक बात याद रखिए, विदेशी यात्रियों का विवरण उपयोगी जरूर है, लेकिन उन्होंने जो देखा और समझा उसमें उनकी अपनी सोच भी शामिल हो। हाँ, इसमें क्या कहा गया कि अगर जैसे कि कोई मान लेते फाहान है या हैंसंग है या फिर मैगस्नीज है, वो तो कुछ देखे और लिखे, क्या जरूरी है वो अपने मन से कुछ भी तो लिख सकते हैं, कुछ बढ़ा के लिख सकते हैं, कुछ घटा के लिख सकते हैं, तो वो उपयोगी जरूर है, लेकिन वो उनकी जो सोच है ना, उनकी अपनी सोच के हिसाब से शामिल है, ठीक है ना। इसलिए इतिहासकार दूसरे स्रोतों से मिलने वाले मिलान करके इनका उपयोग करते हैं। और जब बहुत सारे इतिहासकार होते हैं, तो उनका सभी बातों का देखते हैं कि सभी लोग एक इस बात पर, जैसे समाज के बारे में बात कर रहा है, तो तीन आदमी का देखेंगे समाज के बारे में सब सेम लिखा है, तो माने कि ये बात सत्य है। और अगर फिर समाज के बारे में अगर तीन व्यक्ति का राय देखते हैं, अगर पहला व्यक्ति अलग लिख रहा है, दूसरा व्यक्ति अलग लिख रहा है, तीसरा व्यक्ति भी अलग लिख रहा है, तो उन्हें सच नहीं माना जाता, फिर सोचता है कि सब लोग अपने मन से लिखे हैं, ठीक है। आप फिर देखते हैं स्रोतों का महत्व, ठीक है ना, जो सर्वस्रोत है उसकी महत्व क्या है। आप सवाल आता है कि आखिर इन सभी स्रोतों की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास को कई, एक पूरी किताब हमारे पास मौजूद नहीं है। पूरा प्राचीन भारत को जानने के लिए क्या एक किताब है हमारे पास, नहीं, बहुत सारे वो जो स्रोत थी तो पढ़ रहे थे हम, तो इतने सारे स्रोतों से जानने के लिए क्या एक बुक है, नहीं। इसलिए इतिहासकार अलग अलग स्रोतों को जोड़कर इतिहास तैयार करते हैं। और इसीलिए जो इतिहासकार है, जो इतिहास में रुचि रखते हैं, वो सारे इतिहास को एक जोड़ कर अब किताब लिखते हैं और इतिहास तैयार करते हैं। मान लिया किसी राजा के बारे में हमें एक शिलालेख से मिलता है, उसके समय सिक्के मिलते हैं, किसी ग्रंथ उसका उल्लेख मिलता है, और किसी विदेशी यात्री उनके शासन के बारे में लिखा, तो इन सभी को मिला के इतिहासकार क्या करेंगे, एक बुक लिखेंगे। तो इन सभी को मिलाकर इतिहासकार उस राजा के समय ज़्यादा ज़्यादा सही तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। इतिहासकार वही बोले ना कि इतिहास लिखते उस समय कैसा था। यानी इतिहास को समझने के लिए केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं किया जाता। और क्या इतिहास को समझने के लिए हमें एक स्रोत को मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों, याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक, ठीक है ना, आपको उतना पढ़ा, आप बस सुन लिए वो काफ़ी है। अब ना देखिए, बस आपको 4 लाइन याद कर, मतलब 4 पॉइंट याद करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को याद रखने के लिए मस्त ट्रिक है, ठीक है। पहले साहित्य, उसमें क्या था, धार्मिक साहित्य, उसमें 2 प्रकार के साहित्य, फिर पुरातत्व, फिर अभिलेख, सिक्के, स्मारक और यात्री, बस। अब इसी को एक्सप्लेन करना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है, फिर इसको, फिर ऐसे करके, ठीक है ना। अब एक बार इस तरह भी देख सकते हैं, साहित्य है, फिर पुरातत्व है, अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक है, विदेशी यात्री है। अब अगर इतना ही याद कर लोगे, उसके बाद इसको पॉइंट को आपको जो एग्जाम में याद आएगा उसे लिखना है, ठीक है ना। ज़्यादा हेडेक नहीं करना होता एग्जाम में, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष, देखते हैं निष्कर्ष वो होता है दोस्तों कि आप ना ऊपर में जो लिखे हो अच्छे अच्छे पॉइंटों को नीचे नीचे वैसे ही सेम लिख देना। और क्या समझे पूरे क्वेश्चन से, आपने जो लिखा उसका विवरण अपने निष्कर्ष में लिखना। और निष्कर्ष ना दोस्तों हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जरूर लिखना।
अब मैं बताता हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत व साधन है जिनकी मदद हमें प्राचीन भारत राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को समझते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि जो प्राचीन इतिहास है वो साधन, वो स्रोत जो वह साधन है जिससे हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन कैसे थे, वो पता चलता है। इनमें साहित्य स्रोत, पुरातत्व, अवशेष, अभिलेख, सिक्के, स्मारक और विदेशी यात्री का विवरण प्रमुख है। और वही जो अभी मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया था उसमें यही सब लिखा हुआ है कि इनमें साहित्य का स्रोत, पुरातत्व, अवशेष, अभिलेख, सिक्के, स्मारक और विदेशी यात्रियाँ, बस यही अगर आप याद कर लोगे तो इनको एक्सप्लेन करोगे तो आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर लोगे। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर ही हमें प्राचीन भारत के इतिहास का ज़्यादा स्पष्ट तस्वीर मिलता है, और इन्हीं सभी पॉइंटों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो हमें भारत के इतिहास को ज़्यादा मतलब अच्छा तस्वीर मिलता है। इसलिए परीक्षा में आगे पूछा जाए तो इसमें ना बस आपको ऐसे ही लिखना जो आपको मैंने बताया ना, प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत को विवेचना कीजिए। अगर परीक्षा में ये पूछा जाता है आपको तो आपको क्या करना है, शुरुआत का अर्थ बताइए, फिर अलग अलग स्रोतों को उदाहरण जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि बस शुरुआत में आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद साहित्य बताइए, पुरातत्व, और वैसे ही आपको एक एक करके क्रम से लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्रम लिख लेते हो ना तो आपको एग्जामिनर सोचेगा ये अच्छा लड़का है और आपको पूरा मार्क्स दे देगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से आंसर लेना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।